हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोस्ट ऑफ रिवीजन। कोस्ट ऑफ रिवीजन पर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए जो कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, उसके ऑलरेडी 2 लेक्चर अपलोडेड हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पहले वो 2 लेक्चर्स पढ़िए, समझिए, अदरवाइज आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर नंबर 3, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। बिफोर गोइंग इनटू द लेक्चर, लेट मी टेल यू व्हाट इज प्राइमरी डेटा। वैसे तो मैंने पिछले लेक्चर्स में बोला हुआ है, जस्ट टू गिव यू लिटिल रिकैप। डेटा होता है कोई भी इंफॉर्मेशन जो रॉ फॉर्म में है, ठीक है। और प्राइमरी डेटा वो होता है जहां पर हम डायरेक्टली इस रॉ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, खुद जाकर। मतलब जो रिसर्चर है वो रियल टाइम में, मतलब उसी टाइम जब उसको डेटा चाहिए होगा, रियल टाइम में जाएगा और ये डेटा कलेक्ट करेगा किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो ये डेटा जो होगा वो कौन सा होगा? फर्स्ट हैंड होगा, आज तक कभी किसी ने कलेक्ट नहीं किया होगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जिनमें से एक ऑब्जर्वेशन मेथड है, और इस लेक्चर में हम 2 पढ़ेंगे आज। एक ऑब्जर्वेशन मेथड और दूसरा इंटरव्यू, ठीक है। आई होप कि आपको दोनों अच्छे से समझ आएंगे। चलिए मूविंग ऑन। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड, रिसर्चर ऑब्जर्व्स इवेंट्स, बिहेवियर, प्रोसेसेस डायरेक्टली इन नेचुरल सेटिंग विदाउट आस्किंग क्वेश्चंस। इस मेथड में क्या होता है, जो रिसर्चर होता है वो किसी के साथ भी कोई भी कम्युनिकेशन नहीं करता है। अगर उसको इवेंट कोई ऑब्जर्व करना हो, उसके बारे में डेटा कलेक्ट करना हो, फॉर एग्जांपल आप एक एग्जांपल ले लो कि इवेंट रख लो कि अगर आपके स्कूल में एक इवेंट हो रहा है तो उसकी सक्सेस के बारे में बताना है। एक बच्चे को स्कूल ने सिलेक्ट किया और बोला कि आप जो है इस इवेंट का सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ, आप वो देखो, ठीक है। अगर अब वो टीचर से पूछेगा वो तो बोलेंगे सक्सेसफुल हुआ, बच्चों से पूछेगा वो तो बोलेंगे सक्सेसफुल है। तो ये बायस खत्म करने के लिए कोई स्कूल वाले जो हैं वो किसी को बाहर से ले आते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम डेटा कलेक्ट करो। अब वो इंसान क्या करेगा, वो चुपचाप करके किसी कॉर्नर में बैठेगा और उस पूरे फंक्शन को अटेंड करेगा और फिर ऑब्जर्व करेगा ये सक्सेसफुल हुआ या नहीं। अदर देन इज बिहेवियर, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, बिहेवियर को हम ऑब्जर्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जनरली किसी ने बोल दिया कि कोई इंसान है, आपका कोई रिलेटिव है, ऐसा कुछ है, आप उसका बिहेवियर ऑब्जर्व करो कि वो कितना काइंड है। अब अगर आप उससे पूछोगे तो वो बोलेगा काइंड ही हूँ, उसके घर वालों से पूछोगे तो वो बोलेगा बहुत अच्छा है, उसके दोस्तों से पूछोगे वो भी बोलेंगे काइंड है। कुछ ऐसे लोगों से पूछोगे जिसके बारे में उनको कुछ भी पता नहीं होगा, तो वो लोग अगर उसको जानते नहीं होंगे वो बोलेंगे, मे बी बोलेंगे काइंड है, बोलेंगे नहीं, या कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे। इसलिए हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम उस इंसान को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। ऑब्जर्व करेंगे ताकि हम उसके एक्शंस थ्रू आउट द डेट देख सकें और उसके बेस पर डिसाइड करें कि वो काइंड है या नहीं है। सो ऑब्जर्वेशन मेथड में यही होता है, जो रिसर्चर होता है वो बिना कोई क्वेश्चन पूछे, बिना किसी तरह से कम्युनिकेट किए चुपचाप करके बैठता है और ऑब्जर्व करता है जो भी डेटा उसको चाहिए होता है। अब ऑब्जर्वेशन मेथड की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, अलग अलग बेसिस पे। सबसे पहले हम पार्टिसिपेशन के बेस पे देखते हैं। पार्टिसिपेशन के बेस पे ऑब्जर्वेशन की 2 टाइप्स है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है जहां पर ऑब्जर्व जो आपने चीज करनी है, कोई इवेंट, बिहेवियर या प्रोसेस, रिसर्चर उसका पार्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा स्कूल है जिसकी बहुत नेगेटिव इमेज बन रखी है कि उस स्कूल का जब भी एग्जाम होता है तो वहां पर चीटिंग बहुत ज्यादा होती है। अब क्या होता है, जो सरकार है वो आपको भेजती है वहां पर, तो बोलती है कि आप जाओ तो आप पता करो, आप डेटा कलेक्ट करके रहो, वैसा होता है वहां या नहीं। अगर अब आप जाओगे और उनसे बात करोगे, कम्युनिकेट करोगे, वो तो बोलेंगे कि यहाँ पर नहीं होती है चीटिंग, तो आप क्या करोगे, बेस्ट उस टाइम पे कौन सा मेथड है, ऑब्जर्वेशन मेथड। तो अगर आपने उसकी उस जो ऑब्जर्व करना है डेटा का, अगर आप पार्ट बन गए तो आप होंगे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अब कैसे आप पार्ट बनोगे, एक सेकेंड, अब कैसे आप पार्ट बनोगे,
या तो आप उन टीचर्स को ऐसे प्रेटेंड करोगे कि मैं एक ट्रांसफर होके यहाँ पर टीचर आया हुआ हूँ, तो आप उनके इसका टीचिंग स्टाफ का पार्ट बन जाओगे, ठीक है। और फिर अंदर से पता करोगे कि कैसा क्या होता है। या तो आप क्या करोगे, या तो उन्हीं में से कोई टीचर होगा, उसको आप बोलोगे कि मेरा ऐसे ऐसे काम है तो तू पता करके दे दे, ठीक है। तो दो ही तरीके हैं, या तो आप ऑब्जर्वर होते हुए खुद पार्टिसिपेंट बन जाओगे, आप ही स्टाफ का पार्ट बन जाओगे, या क्या करोगे आप उन्हीं के किसी स्टाफ के बंदे को बात करके उसको बोलोगे कि तू ऑब्जर्वर बन जा, ठीक है। सो दोनों ही सिचुएशनों में जो आप थे, जो रिसर्चर थे, जो ऑब्जर्वर थे, वो पार्ट बन रहा है इस पूरे प्रोसेस का। या तो वो किसी पार्टिसिपेंट को बोलेगा तू ही ऑब्जर्वर बन जा, या तो वो ही खुद पार्टिसिपेंट बनेगा, या तो वो स्टाफ से ऑब्जर्व करवाएगा, किसी स्टाफ के मेंबर से ऑब्जर्व करवाएगा, या तो वो खुद ही स्टाफ का पार्ट बन जाएगा। और एक होती है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जहां पर जो रिसर्चर होता है वो खाली वॉच करता है बाहर से, वो खुद पार्ट नहीं बनता है। तो ऐसा आप कैसे कर सकोगे, ऐसा आप वैसे कर सकोगे, हो सकता है आप स्कूल के बाहर रहो, अंदर देखो बच्चे जा रहे हैं आ रहे हैं, उन्होंने कुछ चिट विट तो नहीं साथ उठाए, कोई उनको टीचर वगैरह तो नहीं दिखा रहा है, वो वाला काम कर सकते हो आप। सो अभी तक हमने पढ़ा कि ऑब्जर्वेशन मेथड वो होता है जिसमें जो रिसर्चर है वो इवेंट, बिहेवियर एंड प्रोसेस में डायरेक्टली जाता है, ऑब्जर्व करता है बिना कोई क्वेश्चन पूछे। ये पार्टिसिपेशन के बेस पे दो तरह का है, एक है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, दूसरा है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में रिसर्चर जो है वो ग्रुप का पार्ट बन जाता है, मतलब जो भी आपने ऑब्जर्व करना है वो उसका पार्ट बनता है। कैसे पार्ट बनेगा, या तो वो खुद ही एक पार्टिसिपेंट बन जाएगा, ठीक है, खुद स्टाफ का मेंबर बन जाएगा, या तो वो किसी पार्टिसिपेंट को ही अपना काम थोप देगा, ऑब्जर्वर बनाएगा, जैसे कि किसी स्टाफ मेंबर को देना। अब देखो इसमें एग्जांपल्स भी दी हैं। अकाउंटेंट वर्क्स इन डिपार्टमेंट टू ऑब्जर्व ओवरफ्लो। अगर किसी अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में ओवरफ्लो देखना है वर्क का, कि ज़्यादा काम हो रहा है, कैसा काम हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है, तो अकाउंटेंट जो है, जो उसी डिपार्टमेंट में काम करता है, उसी को बोल दे कोई हायर अथॉरिटी कि तुम ऑब्जर्व करो, तो वो हो गई पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कौन सी है, जहां पर आप बाहर रहोगे, जैसे कि काउंटिंग कस्टमर्स एंटरिंग अ बैंक। इसके लिए आपको बैंक के अंदर जाकर काम करने की जरूरत नहीं है, बैंक के बाहर जो बेंच लगा हुआ है उस पर बैठ के आप आराम से ये काम कर सकते हो, ठीक है। मूविंग ऑन द बेस ऑफ मोड, क्या टूल्स आप यूज कर रहे हो उसके बेस पर भी आपको ऑब्जर्वेशन की टाइप बनती है। देखो, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन वो होती है जिसमें आप किसी भी टूल का यूज नहीं करते हो, जो भी आपके पास थोड़ा बहुत पेन पेपर पड़ा होगा और अपनी जो भी इंटेलिजेंस है, अपनी ऑब्जर्विंग स्किल्स हैं, उनका यूज करोगे। दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, जिसमें आप टूल्स का यूज करोगे, जैसे कि सीसीटीवी, रिकॉर्डिंग, ठीक है, कोई एडिटिंग वगैरह, वो सारी चीजें जो भी होती है, अपना लैपटॉप यूज करो, अपना कंप्यूटर यूज करो, तो वो हो गई इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, जिसमें आप कहीं पर कैमरा वगैरह फिक्स करके जाओगे और खुद चले जाओगे और वो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा होगा सब कुछ। और डायरेक्ट में क्या है, जिसमें आप किसी टूल का यूज नहीं करोगे, जहां पर आप खुद देख रहे होंगे सारी चीजें। अब ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर, जो आपके ऑब्जर्वेशन का तरीका होगा, मतलब ऑब्जर्वेशन का जो मेथड होगा, जो स्ट्रक्चर होगा, उसके बेस पे भी ऑब्जर्वेशन दो टाइप की है, एक है स्ट्रक्चर्ड, दूसरी अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन वो होती है जिसमें प्री डिफाइंड चेकलिस्ट होती है, टाइम सीक्वेंस। जैसे कि अगर मैं किसी इवेंट को ऑब्जर्व कर रही हूँ, मेरा पहले से डिफाइंड है कि मुझे इसमें सिर्फ इतनी चीजें देखनी है कि कितने डांसर्स आए, ठीक है, कितने सिंगर्स आए, बस मुझे दो ही चीजें देखनी है, और कितने टाइम के लिए, मुझे एक ही घंटे के लिए देखनी है, और ये सीक्वेंस देखना है, पहले डांसर आए सिंगर आए, ठीक है। अब अनस्ट्रक्चर्ड क्या होती है, फ्री और फ्लेक्सिबल ऑब्जर्वेशन, जिसमें मैं बाकी चीजें भी ऑब्जर्व कर सकती हूँ, जैसे सिंगर्स ने किस गाने पे परफॉर्म किया, उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी, उन्होंने कितना अच्छा गाना गाया, कितना गलत गाया, जैसे डांसर्स जो थे उनकी कोरियोग्राफी कैसी थी, उनके कपड़े कैसे थे, उनको कितने मार्क्स मिले, ठीक है, मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता है इंसान। लेकिन स्ट्रक्चर्ड में
कुछ भी ना तो ऐड कर सकता है ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकता है। मूविंग ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, ठीक है, समझना आप इस चीज को। कंडीशन के बेस पे भी ऑब्जर्वेशन दो तरह की होती है, एक होती है कंट्रोल्ड कंडीशन, दूसरी होती है अनकंट्रोल्ड कंडीशन। कंट्रोल्ड कंडीशन का मतलब ये है जहां पर जो रिसर्चर इवेंट देखने जा रहा है या बिहेवियर टेस्ट करने जा रहा है, उस इवेंट मैनेजर को या उन इवेंट के लोगों को पता होगा कि हमें कोई ऑब्जर्व कर रहा है। और अनकंट्रोल्ड वो होता है जहां पर उनको नहीं पता होता है कि वो ऑब्जर्वेशन के अंडर हैं, जहां पर कुछ भी इवेंट बाहर से हो सकता है। मैं इसको आपको वही स्कूल वाली एग्जांपल देके एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे हम बोर्ड्स के एग्जाम देते थे, ठीक है, बोर्ड्स के एग्जाम देते थे तो किसी भी एक एग्जाम में क्या होता था, हम सबको पता होता था एग्जाम देते टाइम कि बोर्ड का एक मेंबर आएगा, ठीक है, इन्विजिलेटर जो होता था बोर्ड का एक मेंबर आएगा और वो चेक करेगा हमें एग्जाम के ड्यूरिंग, ठीक है। अब वो थी कंट्रोल्ड कंडीशन, सारे बच्चों को पता होता था, टीचर्स को भी पता होता था बोर्ड का मेंबर आएगा। अब सेम मेंबर किस डे आएगा वो नहीं पता होता था, बिकॉज सारे दिन नहीं आते थे, कभी भी सरप्राइज इंस्पेक्शन टाइप्स होती थी। उसको कहते हैं अनकंट्रोल्ड कंडीशन। जब इवेंट वालों को पता हो कि किसी कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है, दैट इज कंट्रोल्ड कंडीशन। जब इवेंट वालों को नहीं पता हो कि कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है, दैट इज अनकंट्रोल्ड कंडीशन। सो अभी तक हमने ये पढ़ा कि एक होता है ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसमें जो रिसर्चर होता है वो डायरेक्टली ऑब्जर्व करता है विदाउट एनी कम्युनिकेशन। उसके हमने 4 टाइप्स पढ़े। पहला टाइप हमने पढ़ा पार्टिसिपेशन के बेस पे, जिसमें ऑब्जर्वर पार्टिसिपेट करेगा और ऑब्जर्वर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर वो पार्टिसिपेट करेगा तो या तो वो एज अ पार्टिसिपेंट करेगा या तो वो किसी पार्टिसिपेंट को ही ऑब्जर्वर बना देगा। नेक्स्ट मोड के बेस पे कि वो खुद से करता है या किसी टेक्नोलॉजी का यूज करता है। अगर वो खुद से ऑब्जर्व करेगा तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, अगर वो किसी चीज का यूज करेगा, कोई सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हो गई, कुछ हो गया, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। स्ट्रक्चर कि उसने कौन सा मेथड यूज किया, एक होता है स्ट्रक्चर्ड, दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड वो है जिसमें पहले से डिसाइडेड है क्या पूछना है, कितने टाइम, सीक्वेंस, जिसे पहले से आप फ्रेमवर्क बना के लेके जाते हो, वहां जाके खाली फिल करना है। और अनस्ट्रक्चर्ड है कि आप बिल्कुल क्लीन स्लेट लेके जाते हो और वहां जाकर आप अपनी मर्जी से चीजें देखते हो। मूविंग ऑन इज बेस्ड ऑन कंडीशन। दो ही तरह की कंडीशन है, एक है कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड, ठीक है। अब इसके मेरिट्स क्या होते हैं पहले तो ये रियल है, फर्स्ट हैंड है और रिलायबल है। ये तो होगा ही क्योंकि सेम मेरिट्स याद करो प्राइमरी डेटा के, रियल होता है बिकॉज आपके सामने हो रही होती है चीजें, फर्स्ट हैंड है, आपसे पहले किसी ने नहीं ऑब्जर्व किया होगा। रिलायबल है बिकॉज आप वही चीजें उठाओगे अपनी ऑब्जर्वेशन से जो आपको पूछा गया होगा, और वो चीजें जो होंगी वो आपके एक तो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगी, मतलब जो प्रॉब्लम होगी आपकी जिसके लिए आप सोल्यूशन ढूंढने गए होगे उसके अकॉर्डिंग होगे, ठीक है। यूजफुल वेयर पीपल कैन नॉट एक्सप्रेस ट्रूथफुली। ऐसी सिचुएशन में मैंने बताया ना, जैसे अभी एक स्कूल का एग्जांपल है जहां पर ये पता करना है कि आपके स्कूल में चीटिंग होती है नहीं होती है, वो तो बच्चे भी बोलेंगे नहीं होती है और टीचर भी बोलेंगे नहीं होती है। तो जहां पर लोग ट्रूथफुली एक्सप्रेस ना कर सके वहां जाना, वहां उसके लिए ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। हैंस फ्री फ्रॉम रेस्पोंडेंट्स मैनिपुलेशन। रेस्पोंडेंट्स मतलब जो जिनसे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। सुटेबल फॉर स्मॉल ग्रुप्स एंड ओहो बिहेवियरल स्टडीज, यहाँ पर स्टडी है, ठीक है। ये कहाँ के लिए सूटेबल है, जहां पर ग्रुप छोटे और बिहेवियर मोस्टली स्टडी करना हो, बिकॉज बिहेवियर स्टडी किसी और तरीके से नहीं हो सकता है, बेटर होता है ऑब्जर्वेशन के ही तरीके से हो। अब अभी अगर आपने किसी का बिहेवियर देखना होगा कि इसका बिहेवियर अच्छा है, गंदा है, एरोगेंट है, काइंड है, ग्रेसफुल है, हम्बल है, ग्राउंड है, मतलब डाउन टू अर्थ है ये इंसान या नहीं, वो तो आप ऑब्जर्व करके ही देखा जा सकता है। अब इसके डीमेरिट्स क्या है, ऑब्जर्वर बायस। जो रेस्पोंडेंट है उनका तो बायस हमने निकाल लिया, बट जो ऑब्जर्व कर रहा है उसका बायस नहीं हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऑब्जर्व करने गए कि एक डांस परफॉर्मेंस को ये कैसी है, अब अगर मुझे वो समझ लो हिप हॉप समझ ही नहीं आता होगा तो मैं उसको कम मार्क्स दूंगी, ठीक है। वो तो मेरा खुद का बायस है ना, मुझे अगर क्लासिकल वगैरह डांसेस समझ में आते तो मैं उनको ज्यादा मार्क्स दूंगी। तो मेरा बायस जो है वो हम इसमें ओवरकम नहीं कर सकते हैं। टाइम कंज्यूमिंग, टाइम तो काफी ज्यादा कंज्यूम होगा इसमें, एक एक परफॉर्मेंस अगर मुझे देखनी होगी। नॉट सुटेबल फॉर इनविजिबल एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, ओपिनियंस एंड फीलिंग्स। अब देखो
ऑब्जर्वेशन में हम ओपिनियन और फीलिंग्स कुछ हद तक कलेक्ट कर सकते हैं, बट यूजुअली जैसे आपने सुना भी होगा, अ बुक शुड नॉट बी जज्ड बाय इट्स कवर। कुछ लोग जो होते हैं वो बड़े गुस्से वाले दिखते हैं, बट होते बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। अब उनके फेस पे वैसा नहीं दिखता है, उनका रेस्टिंग फेस ऐसा होता है कि इंसान को लगता है ये इंसान बहुत गुस्से वाला है, ठीक है, बट असल में वैसा नहीं होता। तो उस इंसान की हमें फीलिंग्स और ओपिनियंस तो पता ही नहीं चलेंगे। जैसे एक कोई ऐसा इवेंट हो रहा होगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा मैस्कुलिनिटी के खिलाफ चीज़ें चल रही होंगी, ठीक है, या फेमिनिन मतलब फेमिनिटी के बारे में बात हो रही होगी। अब वहाँ पर कोई ऐसा क्रिमिनल बैठा होगा उस सारी स्पीच में, आप उनका ओपिनियन थोड़ी ना उनके दिमाग में देख सकते हो। आप उनके दिमाग में उनका ओपिनियन देख ही नहीं सकोगे, बिकॉज आप यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग थिंग्स, यू डोंट नो। आप बात करोगे फिर ही आपको पता चलेगा, ठीक है। मूविंग ऑन, ये हम मोस्टली कहाँ पर यूज कर सकते हैं? ट्रैफिक का सर्वे करने के लिए, क्लासरूम स्टडीज के लिए कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है, बच्चों को कितनी समझ आ रही है, फैक्ट्री प्रोडक्शन मॉनिटरिंग, किसी फैक्ट्री की हमें अगर परफॉर्मेंस देखनी होगी तो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं इस मेथड को। नेक्स्ट मेथड इज इंटरव्यू मेथड, ठीक है। इंटरव्यू मेथड इन्वॉल्व्स डायरेक्ट पर्सनल कम्युनिकेशन बिटवीन इंटरव्यूअर एंड रेस्पोंडेंट टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। अब इंटरव्यू मेथड ऑपोजिट है ऑब्जर्वेशन मेथड का। ऑब्जर्वेशन मेथड में कम्युनिकेशन नहीं थी, इंटरव्यू मेथड में कम्युनिकेशन है। यहाँ पर इंटरव्यूअर जो है वो रेस्पोंडेंट के साथ कम्युनिकेट करता है। वहां पर हमने देखा था कि ऑब्जर्वर रेस्पोंडेंट के साथ कम्युनिकेट नहीं करता है। इंटरव्यूअर आस्क्स क्वेश्चन एंड रेस्पोंडेंट आंसर्स देम ओरली, ठीक है, ओरली या रिटन में जैसे भी इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है और रेस्पोंडेंट आंसर करता है। इट मे बी फेस टू फेस, सामने हो सकता है, टेलीफोनिक, आप टेलीफोन पे कर सकते हो इंटरव्यू, ठीक है, और ऑनलाइन या ऑनलाइन भी होता है ये। इट इज़ यूजफुल वेयर डिटेल्ड, रिलायबल एंड एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। अब ये कहाँ पर लगता है? जहाँ पर हमें ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए हो जो सही हो, जो हमारी स्टेटिस्टिक बनाने के लिए या जो हमारी सर्वे के लिए, हमारी प्रॉब्लम के लिए, जो भी हम हमारा स्टडी कर रहे होंगे उसके लिए ज़रूरी हो, ठीक है, डिटेल में हो। क्योंकि हमें किसी का, समझ लो कोई क्राइम सीन हो गया, तो वहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन से थोड़ी ना पता चलेगा, वहाँ पर तो हमें डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए। अच्छा मतलब कैसे क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, सेकंड स्टेप क्या हुआ, तो वहाँ पर डिटेल्ड और एक्सप्लेनेशन में चाहिए हमें चीज़ें, इसलिए इंटरव्यू मेथड वहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है। अब इंटरव्यू मेथड के भी टाइप्स हैं, सेम वही स्ट्रक्चर के बेस पे 3 तरह होगा, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वो होते हैं जहां पर प्री डिसाइडेड सेट ऑफ क्वेश्चंस हो, फिक्स्ड फॉर्मेट और नो डेविएशन। जैसे कि अभी मेरे को पता करना है, मेरे को 50 पार्टिसिपेंट्स दिए और बोला है कि आप पता करो सबसे टेस्टी कौन सा सूप था। तो मैंने प्री डिफाइंड क्वेश्चंस लिए हैं, मैं हर किसी से पूछूंगी सूप नंबर 1 टेस्टी था या नहीं, तो वो हाँ या ना में जवाब देगा। यहाँ पर मेरा सेट ऑफ क्वेश्चंस भी फिक्स्ड है, फॉर्मेट भी मैंने येस नो फिक्स कर रखा है, और मैं इससे ज़्यादा डिविएट नहीं हो रही हूँ। तो इसको एग्जाम्पल करो आप, सूप एग्जाम्पल, ठीक है। आप जब ये पढ़ोगे तो आपको रिकलेक्ट हो जाएगा। सूप एग्जाम्पल क्या है कि 50 पार्टिसिपेंट से मैंने उनसे पूछना है सूप नंबर 1 अच्छा है या गंदा। लिख ही लेती हूँ मैं यहाँ पर, 50 पार्टिसिपेंट्स, सूप नंबर 1 टेस्टी और नॉट, ठीक है। अब क्या है, मेरे पास प्री डिसाइडेड सेट ऑफ क्वेश्चन है, टेस्टी है या नहीं है, एक ही तरह का क्वेश्चन पूछना है, फिक्स्ड फॉर्मेट है, येस और नो फॉर्म में है, और डिविएशन कोई भी नहीं, बस इसी के डिविएशन मतलब इससे अलग कुछ भी नहीं पूछना है। अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं जहाँ पर फ्री कॉन्वर्सेशन होती है, फ्लेक्सिबल तरह से इंसान क्वेश्चन पूछता है, और जब डिस्कशन करने लगता है तो क्वेश्चन एक में से एक निकलता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को पूछना होगा कि क्या ये सूप आपकी लाइफ का बेस्ट सूप है या नहीं, तो उसमें क्या होगा, जब मैं ये किसी से पूछने जाऊंगी तो फिर वो बोलेंगे नहीं, मेरी ग्रैंड मदर जो है वो बहुत टेस्टी सूप बनाती थी, कोई बोलेगा कि नहीं मेरी मदर जितना कोई अच्छा नहीं बनाता, कोई बोलेगा कि नहीं मुझे इस किस्म का सूप ही नहीं पसंद है, फॉर एग्जांपल वो वेज सूप होगा तो मैं नॉन वेज पसंद है, ठीक है। मतलब बात में से बात लगती जाएगी।
फिर होते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड, जो दोनों का मिक्सचर है, जिसमें बैलेंस्ड अप्रोच है, 2 सवाल फिक्स्ड हैं, 2 सवाल फ्लेक्सिबल हैं। गॉट इट? मूविंग ऑन, अब हम कौन सा मीडियम यूज करते हैं इंटरव्यू के लिए, उसके बेस पर भी इंटरव्यू को 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है पर्सनल, दूसरा है टेलीफोनिक, तीसरा है ऑनलाइन। तो पर्सनल तो हो गया सीधे इंटरव्यूअर मीट्स रेस्पोंडेंट डायरेक्टली, मतलब फेस टू फेस इंटरव्यू, ठीक है। टेलीफोनिक इंटरव्यू जो फोन कॉल्स पे होता है, कंडक्टेड थ्रू फोन कॉल्स। ऑनलाइन या वीडियो इंटरव्यू जो जूम या गूगल मीट पे होता है, ठीक है। आपने भी देखा होगा जूम क्लासेस और गूगल मीट काफी ज्यादा कोविड के टाइम पर हो रही थी। नेक्स्ट ऑन इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। अब कितने लोग इंटरव्यू दे रहे हैं और कितने लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, उसके बेस पर भी इंटरव्यू की 3 टाइप्स हैं। एक आ गया इंडिविजुअल इंटरव्यू, दूसरा आ गया पैनल और ग्रुप इंटरव्यू, तीसरा आ गया फोकस ग्रुप इंटरव्यू। देखो, इंडिविजुअल इंटरव्यू है एक इंटरव्यूअर एक रेस्पोंडेंट। पैनल ग्रुप इंटरव्यू मल्टीपल इंटरव्यूअर क्वेश्चन 1 कैंडिडेट, जैसा जॉब सिलेक्शन के टाइम पे होता है, बहुत सारे पैनल में लोग बैठे होते हैं, वो आपसे एक सवाल पूछते हैं, ठीक है। फोकस और ग्रुप इंटरव्यू ग्रुप ओपिनियन टेकन थ्रू मॉडरेटेड डिस्कशन। ये वो होता है कि बहुत सारे लोग बैठे होंगे, तो आपके पूरे ग्रुप से एक सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो फिर एक प्रॉपर डिस्कशन करके एक सॉल्यूशन पे आएंगे। जैसे आप वही सूप वाली एग्जांपल लो कि क्या ये सूप अच्छा है आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट या नहीं। अब ये ऐसे येस एंड नो वाला सवाल नहीं है, लोग बैठेंगे आपस में डिस्कस वगैरह करेंगे, तो इसका फिर फाइनल कोई जो भी जवाब आ जाएगा वो वाला, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ आई एम सो सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच। अब आप अपने रेस्पोंडेंट को अप्रोच कैसे करते हो, ठीक है। मतलब आप कैसे अपने रेस्पोंडेंट, अपने सब्जेक्ट को जो है कैसे अप्रोच करते हो। इसके दो टाइप्स हैं, इनडायरेक्ट इंटरव्यू और डायरेक्ट इंटरव्यू। इनडायरेक्ट इंटरव्यू को इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू भी बोलते हैं। अब इसको क्यों बोलते हैं इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू? क्योंकि इन दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है फ्रॉम समवन हु इज नॉट द सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि एक क्राइम सीन है, ठीक है, किसी का मर्डर हो गया है, किसी का। अब जिसका मर्डर हुआ है उससे तो हम सवाल पूछ नहीं सकते हैं। अगर हम उसके किसी भी नियरेस्ट रिलेटिव से सवाल पूछ रहे हैं ना, तो वो दैट इज इनडायरेक्ट इंटरव्यू। इनडायरेक्ट इंटरव्यू एज इन कि जो सब्जेक्ट है उससे नहीं हम सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उसका कोई नियरेस्ट इंसान है उससे पूछ रहे हैं, कोई नेबर है, किसी ने कोई आई विटनेस है, उससे जब हम पूछते हैं दैट इज इनडायरेक्ट इंटरव्यू। डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, इन दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द सब्जेक्ट, जिसके साथ कोई इवेंट हुआ होता है उससे पूछा जाए। फॉर एग्जाम्पल, कोई क्राइम सीन में है, किसी की चोरी हो गई है, ठीक है, तो जो भी हमारा ये है विक्टिम है, हम उससे पूछेंगे कि आपका क्या नुकसान हुआ, क्या चोरी हुई, क्या नहीं हुई। यहाँ ये आ गया डायरेक्ट इंटरव्यू। अब आप इसका सिंपल ध्यान रखो, इसका मैं साइड पे एग्जांपल लिख लेती हूँ। इसका एग्जांपल याद रखो, जिसका मर्डर हुआ हो, ठीक है, एग्जांपल मर्डर हुआ, आप उससे तो सवाल नहीं पूछ सकते ना, जो मर्डर्ड होता है हमारा। और डायरेक्ट इंटरव्यू में याद रखो कि कहीं पर थेफ्ट हुई है, चोरी हुई है, और उसका जो भी विक्टिम है। बस इतना भी याद रख लोगे ना तो आपको पूरा ये रिवाइज हो जाएगा दिमाग में। नाउ मूविंग ऑन कि इंटरव्यू में कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस मोस्टली आगे भी जब हमने क्वेश्चनायर पढ़ना है ना नेक्स्ट, वो भी प्राइमरी डेटा कलेक्शन का एक मेथड है, उसमें भी सेम ही टाइप के क्वेश्चंस होंगे। चलो अब वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अभी फिलहाल ये देख लेते हैं। सो पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। जैसा मैंने पीछे आपको क्वेश्चन बताया ना, जिसका सिंपल येस और नो में मतलब हो, या येस और नो या मल्टीपल चॉइस, जैसे एमसीक्यूज आते हैं, वो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको बोलते हैं क्लोज्ड एंड क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल, डू यू यूज ऑनलाइन बैंकिंग, इसका जवाब आप क्या दोगे, येस और नो। नेक्स्ट इज ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें रिस्पोंडेंट आंसर्स फ्रीली विद एक्सप्लेनेशन। फॉर एग्जांपल, व्हाट चैलेंजेस डू यू फेस इन बैंकिंग सर्विस, तो कोई बोल देगा कि मेरी सर्विस स्लो है,
कोई बोलेगा कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। ये वो वाले सवाल होते हैं जिनका आप आंसर दे सकते हो फ्रीली, कुछ एक्सप्लेन करने को आपको बोला जाता है जहां पर, ठीक है। फिर होते हैं डाइकोटोमस क्वेश्चंस। डाइकोटोमस क्वेश्चंस वो होते हैं जिनके दो ही जवाब होते हैं, या तो हाँ या तो ना। फॉर एग्जाम्पल, आर यू एम्प्लॉयड, क्या आप कुछ नौकरी वोकरी करते हो या नहीं। अब इसका जवाब हाँ या ना दोगे, ठीक है। मूविंग ऑन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि एमसीक्यूज आपके हम भी लेके आने वाले हैं। अच्छा, इसी के साथ मैं अनाउंस कर लेती हूँ कि गोस्ट ऑफ रिविजन पर 500 एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट हो रही है स्टैटिस्टिक्स के लिए, जो आपका टॉपिक वाइज होगी। हर एक इस पे सीरीज पे लिखा होगा कि वो किस टॉपिक पे है, तो आप उसको प्लीज फॉलो कीजिएगा। साथ साथ मैंने बोला था ना कि रिवाइज करेंगे, तो पहले आप पढ़ लो उस चैप्टर को और साथ ही उसके एमसीक्यू सॉल्व करो, ताकि आपका रिवाइज होता जाएगा, ठीक है। मूविंग ऑन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वही होता है, आप सबको पता है, एमसीक्यूज, जिसमें से एक ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना होता है, जैसे कि विच बैंकिंग सर्विस डू यू यूज मोस्ट, एटीएम, यूपीआई, पासबुक या इंटरनेट बैंकिंग। नेक्स्ट इज प्रोबिंग क्वेश्चंस। प्रोबिंग क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हम फॉलोअप सवाल पूछते हैं, सवाल पे सवाल पूछते हैं, ताकि हमें डेप्थ मिले। मतलब इनिशियली आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, उस आपका ओपिनियन उस चीज के बारे में पता करने के लिए आपसे कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऊपर आपसे पूछा गया था क्या आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हो या नहीं, या आपसे पूछा गया था कि आप कौन सी बैंकिंग सर्विस यूज करते हो, ठीक है। फिर उसी में से आपको बोलेंगे कि आपको सबसे गंदी बैंकिंग सर्विस कौन सी लगती है, आपको सबसे अच्छी कौन सी लगती है। तो होता है ना सवाल में से सवाल निकालना, ताकि ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले। दैट इज योर प्रोबिंग क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर भी है वाई डू यू प्रेफर यूपीआई ओवर एटीएम। मूविंग ऑन, लीडिंग क्वेश्चंस, सजेस्ट द एक्सपेक्टेड आंसर। देखो, अब अगर मुझे कोई चीज पसंद होगी या मेरा कोई आंसर होगा दिमाग में, मैं सवाल ही ऐसा पूछूंगी कि उसका आंसर वही आना चाहिए। तो अगर मेरे को आपको पूछना है, डोंट यू थिंक यूपीआई इज मोर कन्वीनियंट, कि मुझे लगता होगा यूपीआई काफी अच्छा है, तो पहले मैं क्या करूंगी, पहले मैं आपको यूपीआई के बारे में काफी तारीफें वारीफें करूंगी, इजी चीज उसकी बताऊंगी, इजी चीजें बताऊंगी उसकी, और ये चीज बताऊंगी कि बहुत कन्वीनियंट है, ये है वो है। फिर आपसे जब मैं पूछूंगी कि यूपीआई क्या आपको लगता है ज्यादा कन्वीनियंट है, और आपका जवाब मोस्टली हाँ ही होगा, उसको बोलते हैं लीडिंग क्वेश्चंस। जैसे हमने बहुत सारे टीवी शोज में देखा होता है, जो मजिशियंस वगैरह होते हैं ना, आपने देखा होगा, वो हमसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि हमारा जवाब वही होता है जो उनको पहले से पता होता है। ये वाला कार्ड निकालो, उन्होंने पहले ही रखा होता है, वो होता है लीडिंग टाइप। मतलब वो वैसे ही एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि जवाब हमेशा वही है जो उन्हें पहले से पता है। नेक्स्ट इज हाइपोथेटिकल या सिचुएशनल क्वेश्चंस, जिसमें हम जिससे सवाल पूछते हैं उसको किसी सिचुएशन में डालते हैं। सोचो अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपका जवाब क्या होगा। आस्क्स व्हाट इफ सिनेरियो, ठीक है। इफ डिजिटल बैंकिंग फेल्स, व्हाट अल्टरनेटिव वुड यू यूज। नेक्स्ट इज बिहेवियरल क्वेश्चन। ये वो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो हम पास्ट एक्सपीरियंसेस पे पूछते हैं लोगों से, कि आपका पास्ट में आपने ना ऐसा किया था, ऐसा आपने क्यों किया था। फॉर एग्जाम्पल, टेल मी अबाउट अ टाइम यू हैंडल्ड कस्टमर कंप्लेंट्स। जैसे मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आप मुझे उस टाइम के बारे में बताओ जब आपने पहली बार FAA के प्रिपरेशन के बारे में सोचा था कि मैं कैसे प्रिपेयर करूं। नेक्स्ट इज फैक्चुअल क्वेश्चंस, ठीक है, जिसका आप ओपिनियन से कुछ भी लेना देना नहीं है, जिसकी इंफॉर्मेशन हमेशा ऑब्जेक्टिव ही होगी, सबके लिए सेम। जैसे मैं आपको बोलूंगी सन इज अ स्टार, आप बोलोगे यस सन इज अ स्टार, सेम है ना, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट इज ओपिनियन बेस्ड या एटीट्यूडिनल क्वेश्चंस। ये वो वाले सवाल होते हैं जिसमें आपका माइंडसेट चेक होता है, बिलीफ चेक होते हैं, सेटिस्फेक्शन चेक होती है। जैसे मैं आपसे सवाल पूछूंगी क्या आपको चाय पीना पसंद है या नहीं, तो इससे मुझे पता चलेगा आपके टेस्ट के प्रेफरेंसेस क्या हैं, ठीक है, आपके फूड के क्या प्रेफरेंसेस हैं। जैसे यहाँ पर भी पूछा गया है, डू यू कंसिडर मोबाइल बैंकिंग सेफ। इससे मुझे आपका ओपिनियन और एटीट्यूड समझ में आएगा मोबाइल बैंकिंग को लेके क्या है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे मेरिट्स क्या है इंटरव्यू के। सबसे पहले हम जब इंटरव्यू करते हैं तो हमने ये बोला था ना कि हम कम्युनिकेट करते हैं, तो हम सवाल पे सवाल भी पूछ सकते हैं।
प्रोवाइड्स एक्यूरेट एंड इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन। अब हमें ऑब्जर्वेशन में तो इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी बिकॉज हम सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है। बट इंटरव्यू में हम उनसे सवाल पे सवाल भी पूछ सकते हैं, तो जितना इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए हम उतना ग्रैस्प कर सकते हैं। डाउट्स कैन बी क्लैरिफाइड। अब ऑब्जर्वेशन में फॉर एग्जांपल शाम को ऑब्जर्वेशन चल रही है, लाइटें जली है, लाइट चली गई तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा 2 सेकंड के लिए क्या हुआ, लेकिन आप उनसे जाकर पूछ भी नहीं सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर आपको किसी का जवाब समझ में नहीं आता तो आप दोबारा उनसे पूछ सकते हो, आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। हाई रिस्पॉन्स रेट कंपेयर टू क्वेश्चनर। अब आगे हम क्वेश्चनर पढ़ेंगे, जब हम उसको इसके साथ कंपेयर करते हैं तो इसका काफ़ी हाई रिस्पॉन्स रेट आता है। बिकॉज अभी अगर आप किसी को फ़ोन करके पूछोगे तो वो जवाब दे ही देगा, ठीक है, एज कंपेयर टू क्वेश्चनर। जब क्वेश्चनर पढ़ेंगे ना तब समझ लेंगे इसको। सुटेबल फॉर इलिटरेट रिस्पोंडेंट्स। अब देखो, अगर आपको लिख के किसी से कुछ पूछना है तो वो पॉसिबल नहीं है जो कि क्वेश्चनर में होता है। ये भी हम उसी के साथ पढ़ेंगे कैसे सूटेबल है ये इलिटरेट रेस्पोंडेंट्स के लिए। यूजफुल फॉर कलेक्टिंग ओपिनियन, एटीट्यूड्स, फीलिंग्स। कैसे? क्योंकि हम पूछ सकते हैं कि आप इसके बारे में क्या महसूस करते हो, आपको इसके बारे में क्या पता है। इंटरव्यूअर कैन ऑब्जर्व एक्सप्रेशंस, बिहेवियर एंड टोन। अब देखो, इंटरव्यू में हम ऑब्जर्व भी कर पाते हैं और इन डेप्थ सवाल भी पूछ पाते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन वाले मेथड से 1 स्टेप फर्दर है। अब इसके डिमेरिट्स देखते हैं। एक तो ये एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है। एक एक बंदे से जाकर पूछना एक्सपेंसिव क्यों है? आपको टूल्स लगते हैं, माइक लगती है, स्पीकर लगता है, उसके बाद आपको कैमरा लगता है अगर आपको वैसे करना हो, नहीं तो आपको पेन, पेपर, लैपटॉप वगैरह डेटा कलेक्ट करने के लिए चीज़ें जो चाहिए होती है वो लगता है। इंटरव्यूअर बायस में इन्फ्लुएंस आंसर्स, जैसे मैंने पीछे बताया था ना, ये वाले क्वेश्चन लीडिंग क्वेश्चन हो सकता है हम ऐसे ही सवाल पूछे जिसकी वजह से अगले के आंसर्स इन्फ्लुएंस हो। जैसे कि हम टीवी वगैरह पर देखते हैं कभी कभी कोई बहुत ही बायस्ड डिबेट चल रही होती है जर्नलिस्ट के बीच में, ठीक है। रेस्पोंडेंट्स मे गिव सोशली डिजायरेबल आंसर। अब अगर किसी को पता है कि आपको कोई जज करेगा आपका जवाब सुन के, तो इंसान अक्सर ऐसे जवाब दे देता है कि नहीं, किसी को पता चल रहा है मेरे बारे में तो मैं ऐसा जवाब दे दूं। अभी फॉर एग्जांपल देयर इज समवन हु इज नॉट कंफर्टेबल विद गेटिंग अ जॉब, किसी को नौकरी नहीं चाहिए, मे बी ऐसा इंसान होगा जिसको नहीं अच्छा लगता होगा किसी और के लिए काम करना या कुछ। अब वो ऐसी सेटिंग में आ गया जहाँ पर उसे, अगर उसने इस बात का सही जवाब दिया तो मे बी इट विल बी ऑकवर्ड फॉर हिम, क्योंकि घर वालों ने पढ़ाया लिखाया सब कुछ आप पर इन्वेस्ट किया, तो मे बी ऐसा कुछ हो सकता है। सो आपको वहां पर यही जवाब देना पड़ेगा, नहीं नौकरी करना अच्छी चीज है, ये वो, मतलब सोशली एक्सेप्टेबल जवाब। ट्रेनिंग एंड स्किल नीडेड फॉर इंटरव्यूअर्स। अब कोई भी जाके किसी से भी इंटरव्यू नहीं पूछ सकता है, क्यों? क्योंकि आपको लोगों से बात करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सा स्किल यूज होता है, सोशल स्किल, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नॉट सूटेबल फॉर वेरी लार्ज पॉपुलेशन। अब अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है उसके लिए भी ये सूटेबल नहीं है, ये हमेशा छोटी पॉपुलेशंस के लिए सूटेबल होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको डायरेक्ट कम्युनिकेट करना है ना, कम लोग होंगे तो कम्युनिकेट कर पाओगे, ज्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। जैसे कि इसके यूजेस कहाँ कहाँ पर होते हैं? जॉब रिक्रूटमेंट्स, इंटरव्यू जहाँ पर होते हैं। फील्ड सर्वे फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स। अगर गवर्नमेंट की कोई स्कीम है तो हम सर्वे करते हैं कि इसका क्या बेनिफिट, जो इसके बेनिफिशियरीज है उनका क्या मतलब है भी एक्चुअल में इसके बेनिफिशियरीज या नहीं। कलेक्टिंग पब्लिक ओपिनियन ऑन पॉलिसीज। सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई, वो सही है गलत है, उसके ऊपर अगर पब्लिक ओपिनियन हमने कलेक्ट करना है उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। मार्केट रिसर्च एंड कस्टमर फीडबैक स्टडीज। हम वहां पर भी इसको यूज कर सकते हैं जहां पर हम कस्टमर के पास जाकर पूछ सकते हैं उनका ओपिनियन किसी प्रोडक्ट को लेकर। सोशल रिसर्च वेयर पर्सनल डिटेल्स आर रिक्वायर्ड। मतलब हो सकता है किसी, आज फॉर एग्जांपल आपको बोल दे कि क्या इंडिया में कास्ट ये थोड़ा सती आज भी होता है या नहीं, ठीक है, तो उसके लिए तो पर्सनल डिटेल्स रिक्वायर्ड है ना। आप जाओगे 2-4 घरों में बोलोगे कि हाँ पर सती होता है आज भी, यानी सती मीन्स, अब सती का मतलब होता है जैसे पुराने जमाने में औरतें खुद को जलाती थी, ठीक है। अब तो ऐसा नहीं होता है, बट जैसे अभी भी कहीं कुछ कुछ जगहों पर तो होता होगा। नेक्स्ट इज मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल केस कंसल्टेशंस। मैंने कहा ना बिहेवियर चेक करने के लिए, जैसे हम
किसी हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ठीक है। हम उस साइकोलॉजिस्ट को बताते हैं हमें ऐसा इशू है, ऐसा इशू है, ऐसा इशू है, देन वो हमें डायग्नोज करता है कि एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, पीटीएसडी है, ओसीडी है या क्या है। तो साइकोलॉजिकल जो केसेस होते हैं उनके लिए इंटरव्यू बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ हम आ चुके हैं वीडियो के लास्ट तक। आई होप कि मैंने जितना भी कुछ पढ़ाया आपको इस अच्छे से समझ में आ गया हो, और आप ऐसे ही मेहनत से पढ़ो और अच्छे से रिवाइज करो, बिकॉज रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा और सब कुछ भूलता चला जाएगा, ठीक है। और जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पढ़ने तो बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन सब कुछ सारे लोग लास्ट तक नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। रेगुलर रिवीजन क्लैरिटी लाता है और क्लैरिटी से ही कॉन्फिडेंस आता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। आज के लेक्चर में बस इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्राइमरी डेटा के नेक्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे। तब तक डिसिप्लिन मेंटेन रखिए, रिवीजन कंसिस्टेंट रखिए, एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।